अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मेरी नज़र दोपहर के बर्तन धोते हुए बार बार वॉल क्लॉक की तरफ उठ रही थी। 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, जबकि रोमी अभी तक वापस नहीं आई थी। हालांकि वो जानती भी थी कि इसकी दादी और चचा के बरअक्स जाकर मैंने किस मुश्किल में रहते हुए इसे कॉलेज में दाखिला लेकर दिया था। हत्ता कि जिस खानदान से मेरा तल्लक था, अब रोमी का भी तल्लक इसी से है। वहाँ पे तो लड़कियों की पैदाइश को ही मनहूस समझा जाता है। फिर अगर इनमें से कोई लड़की मैट्रिक से आगे पढ़ने भी लग जाए तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं बार बार क्लॉक की तरफ देखती थी, जिसकी हर सुई एक कदम आगे बढ़ती तो मुझे ऐसे ही लगता कि वो 1 घंटा आगे चली गई है। फारिया, फारिया, रोमी आई है या नहीं? मैंने फारिया को, जो कि अभी सोने के लिए जा रही थी, इसे आवाज देते हुए रोका। अम्मी, रोमी कोई बच्ची है जो आप इतनी परेशान हो रही है? वो बता रही थी कि आज इसके कॉलेज में म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, इसके लिए आज वो देर से आएगी। जब अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये बात सुनी तो मुझे एकदम से सांप सूंघ गया कि कॉलेज में पढ़ने के अलावा ये कौन से तमाशे शुरू किए हुए हैं। लेकिन इसने मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं बताई। मैंने बेध्यानी में सिंक की टेप को बजाय बंद करने के मजीद खोल दिया था। सिंक के सुराख में पत्ती फंसने की वजह से वो बंद हो गया था और टेप ज्यादा खुलने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर पानी से भर गया। अरे अम्मी, देखें तो सही, पानी उछल उछल कर कहाँ जा रहा है? फारिया ने जल्दी से पानी को बंद किया और फिर मजीद वहां रुके बिना ही अपने कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि वो रात भर पढ़ती रही है, इसके पेपर्स भी हो रहे हैं, इसलिए इसके लिए दिन भर यहाँ मेरे पास खड़े होकर मेरी परेशानियां बांटने का वक्त हरगिज नहीं था। सहन में लगे बड़े पुराने पीपल के दरख्त पे चिड़ियां बहुत शोर कर रही थी कि वो भी अपने घरों में वापस आकर बेहद खुश थी। मेरी सोचें अभी और न जाने कहाँ तक जाती कि एकदम से आसमां स्याह बालों से मुकम्मल अंदाज में भर गया। मेरी तो रही सही कसर भी खत्म हो गई, क्योंकि सर्दियों की शामें वैसे ही बड़ी तारीख होती हैं। फिर ऊपर से ये बादलों का डेरा। मैंने बर्तन वहीं पे छोड़े और चादर ओढ़ती हुई गेट की तरफ भर गई। अभी गेट के अंदर ही थी कि पीछे से रोमी के पापा ने जोर से पुकारा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? शाम की चाय आज भूल गई हो? समझ लो शाइस्ता बेगम के बोरी हो गई हो, इसलिए तुम्हारी याददाश्त इस कदर कमजोर हो गई है। मैं जानती थी कि वो रोमी के पापा शुरू से ही बहुत सख्त मिजाज वाकिया हुए हैं। फिर ऊपर तले 3 बेटियों की पैदाइश और बेटे की ताहयात कमी ने इन्हें इस तरह का बना दिया है। रऊफ के चेहरे के बल मुझे मजीद खौफजदा कर रहे थे। मैं वैसे ही वापस पलट आई और कहा, मैं आपको अभी चाय बना देती हूँ। मरे हुए कदमों के साथ किचन में वापस आई। सब शुक्र के रऊफ कमरे में वापस जा चुके थे। मैंने चाय के लिए दूध चूल्हे पे रखा तो गेट खुलने की आवाज आई। मैं भागते हुए गेट पे पहुंची। रोमी बैग कंधे पे लटकाए बड़े उलझे हुए अंदाज में बेतरतीब सी चादर लिए घर में दाखिल हुई। मैंने इसके बाजू को जोर से पकड़ा और खींच कर किचन में ले आई। क्या हुआ है अम्मी? वो एकदम से बौखला सी गई। तुम क्यों नहीं बात को समझती? तुम्हारे बाप का गुस्सा इतना शदीद है कि तुम कभी इनके गुस्से को समझ ही नहीं सकी। शुक्र है कि वो तुम्हें इतनी देर तक घर से बाहर नहीं देखते, वरना न जाने क्या देर होती। मैंने एक ही सांस में इसे सब कुछ सुना दिया। वो काफी देर तक चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देखती रही, लेकिन बोली कुछ भी नहीं, चुपचाप ही वहां खड़ी रही। फिर वहां से अपने कमरे में चली गई और मैं चाय लेकर रऊफ की तरफ। वो इस वक्त स्टडी में होते हैं, किताब इनके हाथ में थी। मुझे देखते हुए कहने लगे कि मारिया की शादी हमने इसके मैट्रिक के बाद कर दी थी। मारिया चलो मैट्रिक कर रही है और रोमी को सिर्फ तुम्हारी शय की वजह से कॉलेज में दाखिला दिलवाया। इसको ये बात बता दो कि इसी साल के आखिर में मुनीब के साथ शादी कर दी जाएगी। अपने जहन को इसी तरफ लगा ले तो बेहतर है, और अगर इसके जहन में कोई भी खराफात आई तो यकीनन मैं इसके साथ तुम्हें भी शदीद सजा दूंगा। रऊफ ने एक ही सांस में सारी बात बताकर चाय और किताब की जानब एक ही वक्त में तवज्जो देनी शुरू कर दी।
منیر کا नाम सुनते ही मेरे वजूद में सर्द हवाएं दौड़ने लगी कि वहाँ शादी करने से तो बेहतर है कि कुएं में धक्का दे दिया जाए। नहीं नहीं, अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं कभी भी अपनी फूल सी बच्ची को इस जिंदान में नहीं डालूंगी। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। मुनीर का सोच सोच कर मेरी रूह कांप रही थी। मैं किचन में जैसे तैसे पहुंच गई, आकर तेज तेज सांस लेने लगी। बर्तन वहीं पे ही धुलने वाले पड़े थे कि मैं कुछ ही देर में गेट पे दस्तक हुई। हालांकि डोर बेल भी लगी हुई थी, लेकिन दस्तक मुसलसल होती जा रही थी। मैं तेजी से गेट पे पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं हैरत ज़दा होते हुए मुंह में बरबराते हुए वापस आ गई कि दस्तक फिर से होने लगी। रऊफ शदीद गुस्से के आलम में बोलते हुए दरवाजे तक गए। दस्तक सुनाई नहीं देती यहाँ इस घर में किसी को भी। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो स्याह बादल बरसने लगे। वो चंद मिनटों में ही भीग गए। दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई अनजानी सी आवाज थी, लेकिन कुछ ही देर में वो अनजानी आवाज अंदर आ गई। मैंने किचन की खिड़की में देखा तो सामने मुनीब और बाजी यानी कि मेरी नंद खड़ी थी। अरे भाई, तुम्हारे घर के रिवाज ना बदले, घंटा हो गया है दस्तक देते हुए, अभी तक दरवाजा ही नहीं खुला। कहाँ है ये शाइस्ता? इनका नाम पुकारे जाने पे मैं जल्दी से बाहर निकल आई। बाजी, मैं तो दरवाजा खोलने गई थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, मैंने धीरे से बताया। एलो, और सुनो, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बताओ मुनीब अपनी ममानी को। जी मम्मा, ममानी मम्मा ठीक कह रही हैं, वो अजली हकलाते हुए कह रहा था। अरे बाजी, इसके मुंह लग रही है, जानती तो हैं इस नकम्मी औरत को शुरू से ही इसकी फितरत ऐसी है। इससे पहले कि रऊफ मेरी मजीद बेइज्जती करते, मैंने बाजी को अंदर कमरे में बिठाया, इनके पास कंबल रखा और मुनीब भी माँ के पास ही बैठ गया। मैं चाय बनाने लग गई। फारिया जाग रही थी, क्योंकि बाजी और मुनीब को बहुत ऊंचा ऊंचा बोलने की आदत थी। वो बेचारा मुंह बसोरते हुए दोबारा से मेरे पास आ गई। अब मैं इसे समझाने के बजाय चाय के साथ देगर लवाजमात लेकर कमरे में चली गई। बर्तन अभी तक मेरे किचन में ही पड़े हुए थे। रऊफ को अपनी इस अकलौती बाजी और भांजे से बे इंतहा मोहब्बत थी। इनके होते हुए कुछ और नजर ही नहीं आता था, इसलिए वो तो फिदा हुए ही जा रहे थे। मुनीब मोबाइल में मसरूफ तर था। फारिया कल सलाम दुआ करने के बाद दोबारा कमरे में चले गई। रऊफ, मैं तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। ये बात तो अम्मी की ज़िंदगी में तय थी कि रोमी मेरी बहू ही बनेगी। अब वक्त आ चुका है कि हम इस बात की पासदारी करें और रोमी को अपने घर ब्याह कर ले जाऊं। वो बिस्किट खाते खाते बात भी करती जा रही थी। तो बाजी, किसने रोका है? आप जब चाहें बारात लेके आएं और अपनी अमानत लेके जाएं, ताकि मैं भी अपने इस बोझ से फारिग हो जाऊं। बेटा तो कोई है नहीं जिसके मैंने चाव पूरे करने हैं। रऊफ एक ठंडी सांस भरते हुए बोले। हाँ तो बस ठीक है, इस जुम्मा को रुखसती दे दो। बाजी तो वाकई इस बोझ को सर से उतारना चाहती थी, लेकिन रोमी अभी पढ़ रही है, अभी इसके इस क्लास में 6 माह बाकी हैं। मैंने हिम्मत जमा करते हुए कहा, अरे तो पढ़ने से कौन मना कर रहा है, पढ़ती रहे, लेकिन मेरा अभी तो कुछ सोचो, मेरा बेटा अकेला है। बाजी समोसे खाते हुए बोली। रऊफ बाजी की हाँ में हाँ मिलाते रहे। बस शाइस्ता चुप करो, जो कह दिया है वही होगा। मैं चुपचाप सी वहां से उठकर रोमी के कमरे में आ गई, जहां वो बेखबर सी सो रही थी। फारिया ने मेरे कहने पे रोमी को जगाया। वो बड़े बुरे दिल के साथ पुप्पो के सामने गई, बोली कुछ भी नहीं, बस कुछ देर के लिए बैठी, फिर उठ के जाने लगी तो मुनीब की बेहंगम बातों पे चिढ़ गई। कुछ देर सोचती रही, फिर बैठी रही, क्योंकि अपने बाप के गुस्से की शिद्दत को बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। बाजी अपनी तरफ से सब कुछ फाइनल करके ही आई थी, इसलिए मजीद कोई बात ना हुई। इनके जाने के बाद भी मैं रोमी को कुछ भी ना बता सकी। एक दिन गुजर गया। रोमी के कॉलेज का ट्रिप लाहौर जाना था। बड़ी मुश्किल से रऊफ ने इसे इजाज़त दी, वो भी महज अपनी बहन के कहने पे। इसने मामूल की तैयारी की और फिर अली उल सुबह रऊफ के साथ कॉलेज चली गई।
रात गए तक वापसी थी, लेकिन मैं मुतमईन थी कि रऊफ की इजाज़त से ही गई है। मारिया भी मिलने के लिए आई हुई थी। अभी वो साहिबे औलाद नहीं हुई थी, लेकिन इसके ससुराल वाले अच्छे थे। मैं घर के कामों से फारग हुई, रऊफ ऑफिस गए हुए थे। मारिया मुझसे तज़किरा छेड़ के बैठ गई कि इसकी सास को रोमी बेहद पसंद है। वो किसी रोज़ वहाज के लिए रोमी का हाथ मांगने के लिए आएंगी। वो अपनी ही रोमी बोले जा रही थी, अरे रुको आहनी, अपनी सास को तुम्हारे बाबा ने रोमी का रिश्ता मुनीब के साथ तय कर दिया है और अगले जुम्मा को वो बारात लेकर आ रही हैं। मैंने जल्दी से सारी बात बता दी। अम्मी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जानती तो है मेरे ससुराल वालों को किस कदर मेरी जिंदगी को अजाब बना देंगे। बेचारी मारिया घबराते हुए बता रही थी, अब ये सारी बातें तुम अपने बाप से जाकर करो, मेरी तो एक नहीं सुनी जाती। इस घर में मैंने मारिया को साफ साफ बता दिया। वो बेचारी परेशान हाल सी बैठी रही, लेकिन जानती थी कि कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन अम्मी, आप जानती तो हैं कि पुप्पो के घर में कितने मसाइल हैं। मुनीब भाई की ये कौन सा पहली शादी है? पहले 2 बीवियां भी इसकी कैसे मरी हैं आज तक पता ही नहीं चला। आपको पता भी है कि इस घर में कितना पुराना असेब है। अपनी बेटी की ये बात सुनते हुए मेरे कदम एकदम से रुक गए। कह तो वो ठीक रही थी कि इस घर की कहानियां तो पूरे खानदान में मशहूर थीं, लेकिन रऊफ ने ये बातें कभी मानी ही नहीं थीं कि इनकी बहन के घर में कुछ ऐसा है। मेरे आंसू निकल आए, लेकिन मैं क्या करती, मजबूरी में पूरी जिंदगी गुजार दी थी। लेकिन अम्मी, आपको अब की दफा इस मामले में बोलना होगा। मारिया मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। अच्छा कहें तो बेटियों की शादियां करना ही होती हैं। फिर यहाँ वैसे भी मुनीब अब पहले से काफी बदल चुका है। मेरे अंदर की आवाज ने मेरी इस बात की तरदीद करते हुए मुझे चुप रहने की ताकीद की, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। मैं मजीद मारिया के सवालात के जवाब नहीं दे सकती थी, इसीलिए रात के खाने की तैयारी करने लगी। मारिया भी शाम तक बाप से मिले बिना ही वापस चली गई। रऊफ बेहद खुश थे क्योंकि मुनीब ने इनके ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था। फिर रोमी को इसकी पुप्पो भी बेहद चाहती थी, इसलिए मैंने ज्यादा मुखालफत करने की कोशिश भी नहीं की कि अब की दफा शायद ऐसा ना हो जैसा पहले 2 दफा हो चुका है। रोमी ट्रिप से रात गए तक वापस आई। शदीद नडाल थी, लेकिन इसके चेहरे की चमक दमक मुझे चौंका गई। वो बेहद चमकदार और खूबसूरत लग रही थी। ऐसा भी क्या हो गया था एक ही दिन में? वो थकावट से चोर थी, इसलिए घर आते ही सो गई। मैंने भी ज्यादा खरीदने की कोशिश नहीं की। फिर सोचा सुबह उठकर ही बात करूंगी। सुबह भी वो दोपहर तक सोती रही। रऊफ ने कहा कि इसे मत जगाओ, वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। रऊफ और फारिया चले गए तो मैंने घर के काम काज निपटाए। अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर ही रही थी कि गेट पे दस्तक हुई। खोलने पे देखा कि एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी नौरानी चेहरे वाले मेरे सामने खड़े हैं। कहने लगे कि पानी पिला दो। मैंने पानी पिला दिया। अभी वो कुछ और कहने ही लगे थे कि इनकी नजर मेरी पुश्त पे पड़ी। उनकी आंखें मुकम्मल तौर पे उबल कर बाहर आ गईं। ये मंजर मेरे लिए बड़ा ही अजीब था। क्या हुआ बाबा जी? मेरी 2 दफा पूछने पे वो कहने लगे कि इस घर पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बहुत जल्द सब कुछ तबाह बर्बाद होने वाला है। मैं सदा की सादा तबीयत की मालक एकदम से ये सब कुछ सुने शदीद घबरा उठी। नहीं नहीं बाबा जी, ये सब कुछ मत कहो। कहीं मेरे घर पे रहम की दुआ करें। अरे अपने पीछे तो देखो। इनके कहने पे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रोमी लान में खड़ी अपने हाथ की कलाई में पड़े कंगन से खेल रही थी। बाबा जी, ये तो मेरी बेटी है। अभी ये जुमला मेरे मुंह में ही था कि बाबा जी मेरे देखते ही देखते एकदम से गायब हो गए। मैं एकदम से कुछ कदम पीछे हट गई और इधर उधर गर्दन निकालकर बाबा जी को देखने लगी, लेकिन इनका कहीं कोई अता पता नहीं था। मैं शदीद घबराहट के आलम में गली में दाएं से बाएं देखने लगी, लेकिन वहां तो किसी बाबे का नामो निशान भी नहीं था। मैं घबराहट के आलम में वहीं पे खड़ी थी कि रोमी मेरी तरफ भागते हुए आई। क्या हुआ अम्मी आपको? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं बेटा, वो यहाँ एक बाबा था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। मैंने टूटे हुए लफ्जों में इसे बताया। रोमी आगे भरी। इसने भी गली में दाएं से बाएं देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था।
अम्मी, यहाँ कोई भी नहीं है, आप चलें, अंदर चलें, जल्दी करें। मेरी बेटी मुझे लेकर अंदर किचन की तरफ चल दी। मेरा घबराहट के मारे बहुत ही बुरा हाल था। इसने मुझे पानी का गिलास दिया। मैं पानी पी रही थी कि मेरी नज़र रोमी की कलाई पे पड़ी, जिसमें नहायत ही खूबसूरत कंगन, शायद गोल्ड का ही था। वो देखकर पानी का गिलास मैंने एक तरफ रखा और इससे पूछा कि ये तुमने कहाँ से लिया है? ये कंगन मुझे कल माहम ने दिया था। रोमी ने बड़ी मोहब्बत से कंगन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये तो बड़ा कीमती लग रहा है। मैंने दूसरा सवाल किया, जी अम्मी, तो मैं भी तो माहम को हमेशा ही अच्छे तोहफे देती हूँ ना। रोमी ने मेरे मुंह की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया। वो मुसलसल कंगन में ही खोई हुई थी। अच्छा, लेकिन बेटी, किसी से भी इतने कीमती तोहफे नहीं लेने चाहिए, मैंने एक माँ के तौर पर इसे समझाते हुए कहा। जी ठीक है। फिर वो शेल्फ की तरफ भरी और कहने लगी कि मैं खाना बनाती हूँ। मैं बड़ी हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि रोमी तो खुद कभी पानी भी नहीं पीती थी। अम्मी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं खाना बनाती हूँ। मैं किचन में ही डाइनिंग टेबल वाली कुर्सी पे बैठ गई। वो बड़ी मोहब्बत और मेहनत से खाना बनाने में मसरूफ थी, लेकिन ये सारी बातें मुझे हजम ही नहीं हो रही थी। रोमी ने 1 घंटे में सारा खाना वगैरह बनाकर खुद भी चाय पी और मुझे भी पिला दी। अब मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह इसे इसके रिश्ते की बात बताऊं। रोमी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी मुनीब के साथ बात पक्की कर दी है। मैंने पूरी हिम्मत जमा की और इसके साथ ये बात एक ही सांस में कर दी। मेरी तो क्या ही यही थी कि वो बहुत ज्यादा हंगामा करेगी, बर्तन उठा उठा कर मारेगी, शोर मचाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी ना हुआ, बल्कि वो नहायत खामोशी के साथ चाय के सप लेती रही। फिर मेरी तरफ बड़े गौर से देखने लगी। एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए कहने लगी कि मुझे कोई एतराज नहीं अम्मी, मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो कि ये मेरी ही बेटी है जो इस तरह से सोच भी सकती है। रोमी, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। मैंने एक दफा फिर से सारी बात इसे बताने की कोशिश की। मम्मा जानी, मैंने सारी बात सुन भी ली है और समझ भी ली है। जो आप दोनों का मेरे लिए फैसला है मुझे मंजूर है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सारी बातें मेरे लिए मौजज़ात थीं। मैंने खामोशी के साथ सारी बातें सुनी और फिर किसी बहुत ही समझदार इंसान की तरह वो मुझे समझाने लगी हुई थी। मैं इसे मुतमईन देखते हुए खुद भी मुतमिन हो गई। फिर दोपहर के खाने के बाद वो हमेशा से ही ड्रामा देखा करती थी। वो देखने लग गई। रऊफ भी आ चुके थे। वो इनके साथ भी बातें करती रही, लेकिन न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रही थी कि दाल में कुछ काला लाजमी है। शाम तक फारिया भी आ गई। रोमी बाबा के कमरे में थी। वो इन्हें इस बात पे राजी कर चुकी थी कि मैं पुप्पो के घर शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये क्लास पहले मुकम्मल होने दें। इसमें सिर्फ 2 माह रह गए हैं। आखिरी पेपर वाले दिन बेशक मेरी शादी रख दें। रऊफ तो बस इसी बात पे बेहद खुश हो गए थे कि चलो कोई ववेला नहीं मचाया, इसलिए वो इस बात पे राजी भी हो गए थे। रात की चाय के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। रोमी हमेशा से फारिया के साथ कमरा शेयर किया करती थी। मैंने इशा की नमाज पढ़ी और फिर बच्चियों को दम किया हुआ पानी देने के लिए चली गई। फारिया के पेपर्स खत्म हो गए थे। वो टीवी पे कोई मूवी देख रही थी, जबकि रोमी खिड़की के पास खड़े होकर शफाफ आसमान पे चांद को देखे जा रही थी, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद धुंध नहीं पड़ी थी। चांद बेहद शफाफ लग रहा था। रूमी, फारिया, ये पानी पी लेना बेटा, मैंने वो पानी साइड टेबल पे रखते हुए कहा। फारिया ने एक नज़र मुझे देखा भी नहीं, वो ड्रामे में मसरूफ थी, जबकि रोमी ने जी अच्छा अम्मी कहकर दोबारा से चांद को देखना शुरू कर दिया। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। रऊफ के पैरों में मालिश मेरा पहले दिन का ही मामूल था, इसलिए मैं मालिश करने बैठी और साथ ही रऊफ की हमेशा की तरह जली कटी बातें सुनने के लिए भी, क्योंकि ये इनकी पुरानी आदत थी। मैं हमेशा की तरह सुनती ही रही। जब मालिश कर रही थी तो रऊफ सो गए। मैंने इनके ऊपर कंबल ओढ़ा दिया और खुद कमरे का दरवाज़ा ठीक से बंद करने के लिए उठ गई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई साया सा कमरे के सामने से तेजी से गुजरता हुआ ऊपर वाले पोर्शन में जाने वाली सीढ़ी की तरफ भर गया हो।
मेरे दिल को एकदम से खौफ सा महसूस हुआ। मैं तेजी से टीवी लाउंज की लाइट जलाकर देखा, फिर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ भी चली गई, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। अलबत्ता शदीद धुंध पड़ चुकी थी। सर्द तरीन लहर मेरे वजूद के आर पार हो गई। इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर मैं नीचे आ गई। जब कमरे में आई तो हैरत ज़्यादा रह गई, क्योंकि टीवी ऑन था और वॉल्यूम भी बहुत ऊंचा था। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। तो मैं तो सब कुछ चेक करके गई थी, फिर ये सब कुछ क्या है? थरथराते वजूद को काबू में रखते हुए अभी टीवी ऑफ करने ही लगी थी कि वही साया मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया और भागकर रोमी लोगों के कमरे में चला गया। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी ने घेर लिया। मैं बजाय इसके जल्दी से टीवी बंद करती भागती हुई बच्चियों के कमरे में चली गई। वो दोनों बेसुध सो रही थीं। इनकी तरफ से मुतमईन होते हुए मैंने इनके कमरे की खिड़की चेक की, फिर दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन यहाँ के मनाजर देखकर भी दिल मुट्ठी में आ गया, क्योंकि टीवी भी बंद था, खिड़की भी अच्छी तरह से बंद थी। रऊफ बेसुध बेखबर सो रहे थे। मेरे वजूद की कपकपाहट बहुत भर गई, लेकिन इस वक्त रऊफ से इस मौजू पे बात करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं भी चुपचाप लेट गई। लेकिन इस रात मेरी 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं लगी। पूरी रात ही दिल बुरी तरह से घबराता रहा। जैसे तैसे करके सुबह हुई, फिर नमाज से फारिग होने के बाद नाश्ता बनाया। रऊफ हमेशा की तरह अजलत में थे। वो दफ्तर जा चुके थे। रोमी सो रही थी, जबकि फारिया मेरे पास किचन में आ गई। मारिया का 2 दिन से कोई फोन नहीं आया था, शायद वो अपनी जगह पे नाराज थी। फारिया, रात को तुम लोग अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोया करो, रातें बहुत लंबी होती हैं बेटा, मैंने चाय इसके सामने रखते हुए कहा। वो मेरे चेहरे की तरफ इस अंदाज में देख रही थी कि जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी हो। अम्मी, आप जानती तो हैं कि अब्बू को दरवाजा लॉक करके सोने पे कितनी कौफत और तशवीश होती है। वो इस बात पे शदीद गुस्से में आ जाते हैं। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं इनको समझा दूंगी। तुम लोग आज से दरवाजा बंद करके सोना, मैंने तेज तेज बोलते हुए कहा। वो मेरे लहजे पे गौर ना कर सकी और चाय पीने लगी। दोनों बच्चियों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, इसलिए इस तरफ से तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन वो रात वाली बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी। वो नाश्ता करके जा चुकी थी तो मैं रोमी को जगाने गई। जब मैं कमरे में गई तो वो बेड पे नहीं थी, ना ही वॉशरूम में थी। मेरा दिल तो धक से रह गया। हालांकि दिन का वक्त था, न जाने कैसे मेरे कदम ऊपर वाले पोर्शन की तरफ भर गए। भागते हुए वहां गई तो वो साथ वाले घर में लगे पीपल के दरख्त को, जिसकी शाखें हमारे छत तक आती थीं, इन शाखों को पकड़ कर अपने कंगन से बातें कर रही थी। मेरा वजूद तो एकदम से लरज कर रह गया, क्योंकि मैं पुराने ख्यालात की मालिक खतून हूँ। जानती हूँ कि जवान और कंवारी लड़कियां दरख्तों को चिमट कर खड़ी हों तो इसका क्या मतलब होता है। मैं चीखते हुए इसकी तरफ भाग कर गई, रोमी रोमी। वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रही थी। मैं भागते हुए इसकी जानब बढ़ रही थी कि मैं इसके करीब तरीन पहुंच गई। वो अभी भी अपनी ही दुनिया में मगन थी। मैंने आगे बढ़ के इसके कंधों से पकड़ते हुए इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। वो एकदम से इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए मेरी तरफ शदीद गुस्से से देखने लगी। क्या हुआ है अम्मी? एकदम से वो चीखते हुए कहने लगी। यहाँ क्या कर रही हो इतनी शदीद सर्दी में? अम्मी, सुबह सुबह छत पे आई थी कि कुछ ताज़ा हवा में सांस ले सकूं, क्योंकि हमारे घर का माहौल तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ इंसान कुछ अपनी मर्जी से सोच भी सके। इसलिए मैं यही सोच रही थी कि सुबह वॉक पे कहीं हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते, क्यों ना कुछ वक्त यहाँ छत पे ही गुजार दूं। अब अगर आपको मेरा यहाँ छत पे आने पे भी एतराज है तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। मेरी बेटी मेरे इस अमल पे बेहद नाराज होते हुए नीचे चली गई। मैं इसे आवाजें देती हुई इसके पीछे लपकी, लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे अपने पीछे फारिया की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से पीछे मुड़कर देखने लगी तो वहां कोई नहीं था। मैं नीचे रोमी के कमरे में आई, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि रोमी बेखबर अपने बेड पे सो रही थी। फारिया लैपटॉप में कोई ड्रामा देख रही थी, साथ में चाय भी पी रही थी।
ये कैसे फिर से सो रही है? मैंने फारिया को रोमी की तरफ इशारा करके कहते हुए पूछा। पहले तो वो मेरी बात पे गौर करने लगी, फिर इसने रोमी की जानब देखा जो सोते में मुस्कुराई जा रही थी। फिर फारिया अपने बिस्तर से उठी, मुझे कंधों से पकड़कर बिठाया। फिर कहने लगी, अम्मी क्या हुआ है? आप एकदम से ऊपर क्यों गई थी? मैं पहले तो आपके पीछे ही आने लगी थी, लेकिन फिर सोचा कि शायद आप अपने परिंदों को पानी डालने गई हैं। मुझे बताइए क्या हुआ है अम्मी? फारिया ने शायद तीसरी दफा मुझसे पूछा था। कुछ नहीं, रोमी क्यों सो रही है यहाँ? ये तो ऊपर वाले पोर्शन पे खड़ी थी। मैंने हकलाते हुए अपनी बात को पूरा किया। फारिया चंद लम्हे बोल ही नहीं सकी, फिर उठी, मेरे लिए पानी लेकर आई और मुझे पिलाया। फिर कहने लगी, अम्मी रोमी अभी तक नहीं उठी, ये रात से ही यहाँ सो रही है। आपने ऊपर किसको देखा है? फारिया, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, ये रोमी ऊपर गई थी। फारिया को मैं यकीन दिलाने वाले अंदाज में कह रही थी, लेकिन वो किसी सूरत में भी मेरी बात पे यकीन करने को हरगिज तैयार नहीं थी। फिर फारिया उठी, इसने रोमी को जगाया, वो भी मेरी ऊंची आवाज से घबरा गई थी। फिर कहने लगी, अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मेरे मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। मेरे माथे पे पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे, लेकिन मैंने इन्हें फौरन साफ किया। उठ के किचन में आ गई। फारिया ने सारे घर की सफाई सुथराई की। रोमी तो मुझसे पूछने के बाद दोबारा सो गई थी। फिर वो अपनी मर्जी से उठी, नाश्ता किया। ये कंगन तुम उतार दो रोमी, मैंने रोमी के कंगन की तरफ देखते हुए कहा। वो क्यों अम्मी? अब इस कंगन को क्या मसला हो गया है? रोमी ने तेज लहजे में मुझसे कहा। नहीं, मसला तो कोई नहीं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये कंगन सही नहीं लगता। खैरियत है अम्मी? आज तक आपको तो ख्याल नहीं आया कि अब्बू से कहकर हमारे लिए ऐसे कंगन करे बनवा दें, लेकिन अब अगर मुझे मेरी सहेली ने ये दे ही दिया है तो आपको बड़ी परेशानी हो रही है। रोमी की इस अंदाज में बात करते हुए मुझे वाकई शदीद शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि यही हकीकत थी कि आज तक बाजी की इजाज़त के बिना रऊफ ने कभी भी हमारे बच्चों को एक खिलौना तक नहीं लेकर दिया था, और मेरे पास भी अब इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं बस सालन रोटी बना सकूं। हमारे घर में तुम्हारी दादी की हुक्मरानी थी और इनके जाने के बाद तुम्हारी पुप्पो की। बस मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने शदीद शर्मिंदगी के आलम में कहा। रूमी और भी न जाने क्या कुछ कहती रही, लेकिन मैं मजीद सुनने की ताब ना लाते हुए किचन में आ गई और काफी देर तक फूट फूट कर रोती रही, क्योंकि बात तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन वो भी तो हकीकत जानती ही थी ना। इसलिए मैं तो यही चाहती थी कि वो अपनी पुप्पो की बहू ना ही बने, क्योंकि अगर वो वहां जाती है तो मुझसे भी भरकर गुलामी की जिंदगी ही बसर करेगी। रूमी मेरे पीछे ही मेरे कमरे में आई। इसके चेहरे पे आज कल वाली तो ना रौनक थी ना ही ताजगी। मैंने कुछ देर के लिए इसके चेहरे की तरफ देखा, फिर दिल हुला सा गया, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, क्योंकि मुझे दिल से दुख हुआ था जिस अंदाज में रोमी ने कुछ देर पहले मुझसे बात की थी। वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई, मेरे चेहरे की तरफ देखती रही, फिर मुझसे माजरत करके कहने लगी, अम्मी कंगन को लेकर इस अंदाज में परेशान ना हो। ये कोई जादुई कंगन नहीं है, बस मेरी दोस्त की तरफ से है, इसलिए मैं इससे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। बाकी ये कोई सोने का नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसी शक्ल का बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको तंग किया, मुझे माफ कर दें। रोमी का दिल बड़ा नरम हो रहा था। मैंने मौका गनीमत समझा और जल्दी से मुनीब से पीछा छुड़ाने की बात की। जैसे ही मैंने इससे ये बात की, इसके चेहरे का रंग मजीद कागड़ा हो गया। मेरे देखते ही देखते वो स्याह हल्के लिए मेरी तरफ देखने लगी, फिर खुद पे काबू पाते हुए कहने लगी कि अम्मी मैं फैसला कर चुकी हूँ कि शादी पुप्पो के घर ही करूँगी, यही बेहतर रहेगा, इसलिए आप परेशान नहीं हो। अगर नसीब में हुआ तो मैं एक अच्छी जिंदगी, कम से कम आपसे अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। रोमी के इस कदर एतमाद से बात करने पे मैं चुप कर गई। अच्छा, वो मारिया की नंद की शादी है अगले हफ्ते, तो सबने जाना है। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि तुम लोग शॉपिंग कर लो, पहले ही मारिया भी कुछ नाराज सी है। मैंने बात आहिस्ता से की। रूमी ने सुनी अनसुनी करते हुए कमरे से बाहर चली गई। मैं वहीं रूटीन के काम निपटाने लगी। वक्त को तो जैसे पर लग गए थे।
हफ्ता पलक झपकते ही गुजर गया था। मारिया का घर इसी शहर में है, इसलिए रऊफ के मुताबिक बहुत पहले जाने की कोई जरूरत नहीं। इधर से बाजी और मुनीब भी आ गए। अब मुनीब की ये मुकम्मल तौर पे कोशिश थी कि रोमी इनकी गाड़ी में ही बैठे, जबकि रोमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। बहुत जिद करने के बाद मुनीब आखिर जीत ही गया। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। मैंने फारिया से भी कहा कि तुम भी बहन के साथ ही बैठ जाओ। फारिया और रोमी पीछे बैठ गईं। बाजी हमारी गाड़ी में रऊफ के बराबर बैठ गई। गाड़ियां आगे पीछे सड़क पे दौड़ने लगी। अभी अपने टाउन से बाहर ही निकले ही थे कि मुनीब की गाड़ी एक जोरदार ब्रेक के साथ रुक गई। रऊफ को भी गाड़ी रोकनी पड़ी। पूछने पे मालूम हुआ कि मुनीब अपना मोबाइल फोन घर में ही भूल आया है। बच्चियों को अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया और हम लोग मुनीब का इंतजार करने लगे। वो बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। जब वो अपने घर में दाखिल हुआ तो सारी लाइट्स बुझी हुई थी। वो हैरान हो गया क्योंकि बकौल बाजी के सारी लाइट्स जलाई हुई थी कि न जाने रात को कब वापसी होगी। वो अपने कमरे में गया तो मोबाइल कहीं नहीं मिला। बहुत ढूंढा लेकिन बेसुध। जब वो मायूसी के आलम में घर से बाहर निकलने लगा तो एकदम से इसकी नजर लान में लगे पीपल के दरख्त पे पड़ी, जिसकी एक शाख के साथ कोई चीज चमकती हुई नजर आई। वो भागता हुआ इसकी शाख की जानब लपका तो देखकर हैरान रह गया कि इसके साथ एक सोने का कंगन लटक रहा है। जैसे ही इसके इस उतारने की कोशिश की तो वो पटक कर जमीन पे गिर गया। जैसे ही जमीन पे गिरा तो इसका मोबाइल इसकी जेब से बाहर गिर गया। गिरते साथ ही बजाय कि इसके मोबाइल बंद हो, इसकी घंटी बजने लगी। इसने डरते डरते मोबाइल ऑन किया तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने इसे चौंका दिया, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि इसकी पहली बीवी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी आवाज थी जो मुसलसल कह के लफा रही थी। वो शदीद डर चुका था। डर के आलम में मोबाइल को वहीं पे फेंकते हुए तेजी से उठकर गाड़ी की तरफ भागने लगा। अभी गाड़ी में बैठकर इसको स्टार्ट करने ही लगा था कि वो खुद ब खुद ही स्टार्ट हो गई। वो कंट्रोल करता लेकिन गाड़ी खुद ही चलती जा रही थी। इसकी नजर वैक्यूम मिरर पे पड़ी तो इसमें उभरने वाली शक्ल इसके पैरों तले से जमीन ही निकाल दी, क्योंकि बैक मिरर में इसकी दूसरी मुर्दा बीवी का अक्स था। वो गाड़ी में से कहीं बाहर निकलकर भागना चाहता था, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं था। गाड़ी किसी बड़े माहिर ड्राइवर की तरह सड़क पे भागती हुई जा रही थी। एन मारिया के घर के सामने जाकर रुक गई। मुनीब हैरान था कि ये मैं कैसे यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बल्कि कमकमकों में पूरे घर को सजा दिया गया था। जब मैं अभी भी गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था तो दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया। मैं खुद ही किसी अनहोनी ताकत के तवस्सुत से बाहर निकला और फिर खुद ही न चाहते हुए घर के अंदर वाले हिस्से में जाने लगा। काफी देर के बाद मुनीब के कुछ हवास बहाल हुए तो मारिया इसकी तरफ आई कि मुनीब भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? मेरे ससुराल वाले बार बार पूछ चुके हैं। तब कहीं मुनीब को समझ आई कि वो सबको सड़क पर ही छोड़कर आ गया है, लेकिन इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी कि न जाने कैसे वो भागकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। फिर अच्छी तरह गाड़ी में बैठने का सोच ही रहा था कि हम लोग वहां पहुंच गए। रऊफ ने शदीद गुस्सा किया कि ये क्या हरकत की है तुमने। वो बेचारा कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बहरहाल मैंने रऊफ को समझाते हुए कुछ माहौल की नसाजकारी से आगाह किया। सारा फंक्शन ही बड़ा खूबसूरत था। रात गए तक मेहंदी के फंक्शन से फारिग हुए। रऊफ के कहने पे हम लोग सभी वापस आ गए, साथ एक ही गाड़ी में किसी न किसी तरह बैठे हुए, क्योंकि मुनीब की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इस पे भी रऊफ ने इसे काफी बातें सुना डाली, लेकिन मैं हैरान थी कि वो शदीद गुस्सा करने वाला रऊफ का लाडला तरीन भांजा आज कैसे इस कदर खामोश बैठा हुआ है। मुझे यकीन था कि कुछ न कुछ हुआ जरूर है। तकरीबन रात के 1 बजे हम लोग सड़कों पे थे। सफर बड़ी खामोशी से गुजर रहा था कि अचानक ही बादल गरजने की आवाजें आने लगी। हालांकि कुछ देर पहले तक सारा आसमान ही तारों से भरा हुआ था। खैर, अल्लाह की कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। आज चांद की 13 तारीख है। अचानक ही रोमी ने मुझसे पूछा। हाँ जी, आज चांद की 13 तारीख है। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों?
क्योंकि सर में बहुत ही शदीद दर्द हो रही है। अम्मी, ये भूत प्रेत का वजूद इस दुनिया में है क्या? रूमी के इस बुत्तके और बेवकत सवाल ने मुझे एकदम से चौंका दिया। मेरे साथ साथ गाड़ी में मौजूद सभी परेशान हो गए सिवाय रऊफ के, क्योंकि वो जब ड्राइविंग किया करते थे तो हमेशा से ही बड़े ध्यान से सारे काम करते थे। रूमी, क्या पागलपन है? मैंने इससे डांटते हुए सवाल किया। अरे अम्मी, आप क्यों इतना नाराज हो रही हैं? मैंने तो ऐसे ही एक सवाल किया था, अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। फिर पूरा सफर ही खामोशी से कट गया। घर पहुंचने तक मुनीब तेज बुखार में तप रहा था। घर जाकर मैंने इसे चाय बनाकर दी, साथ में दवाई भी दी। इसकी सर्दी एक लम्हे के लिए भी नहीं उतर रही थी। 3 रजाइयां दी, हीटर चलाया, लेकिन बेसोध बेहोशी के आलम में था। बार बार कहता था कि मैंने मुबशरा और अलीना अपनी साबका मरहुमा बीवियों को देखा है। हम सब इसकी बातों से बेहद परेशान थे। रऊफ तो हमेशा की तरह इन बातों पे यकीन ही नहीं रखते थे। वो बस यही कहते रहे कि तेज बुखार की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए इन्होंने सबको कहा कि वो आराम करें और खुद मुनीब के पास ही ठहर गए। रात भर कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। सुबह तक मुनीब का बुखार भी उतर चुका था। हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद तैयार हुए और मैरिज हॉल में पहुंच गए, जहां मारिया की नंद की बारात आनी थी। बड़ा ही अच्छा इंतजाम किया गया था। मेरी तीनों बेटियां ही बड़ी प्यारी लग रही थी। बारात बहुत लेट आई थी, इसलिए फिर इनकी वापसी भी बहुत देर से हुई। रऊफ को ऐसी तकरीबात से बहुत बड़ा चिढ़ थी, इसलिए घर आने तक इनका मूड खराब भी रहा। मुनीब को फिर से बुखार हो रहा था, इसलिए रऊफ ने इन लोगों को यहीं पे रोक लिया। मैं भी पूरे दिन की थकी हारी रात 11 बजे के करीब कमरे में गई। बाजी और रऊफ बातें करने में मगन थे। बाजी इसी माह रुखसती चाहती थी। बहुत बहसो तकरार के बाद रऊफ मान गए। मुझे यही हुक्म मिला कि शादी की तैयारियां ध्यान से करो। न जाने क्यों मेरा दिल बेहद परेशान था कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। रूमी ने इस दफा कोई एहतजाज नहीं किया। इसके इम्तहानात भी 1 हफ्ते में खत्म हो गए। मारिया को पहले बुलाया था कि कुछ मदद ही कर दो, लेकिन वो अपनी जगह पे नाराज बैठी हुई थी, इसलिए इसने कहा कि वो मेहंदी पे ही आएगी। बहुत धूमधाम से सारी तैयारियां मुकम्मल हुई। शादी की तकरीब करीब तरीन थी, लेकिन वो कुछ हो गया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मेहंदी वाली रात रोमी तैयार होकर बैठी हुई थी। फैसला यही हुआ कि पहले भी एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्यों ना मेहंदी का फंक्शन इकट्ठा कर लिया जाए। हमारे घर की छत बहुत ज्यादा खुली है, इसलिए रऊफ ने सारा इंतजाम ऊपर वाले पोर्शन की छत पे करवाया था। मेरे दिल में न जाने क्यों वहम बैठ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ ही ना हो जाए, इसलिए पूरा वक्त मैं दुआएं ही करती रही। रोमी पे इस कदर रूप आया था कि मैं इसकी तरफ नजर भरकर भी देखती थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ, सब अपनी अपनी जगह पे सोने के लिए चले गए। मैं मेहमानों को देखते पूछने गई कि कहीं कोई कमी ना रह गई हो। सब बेखबरी के आलम में सो रहे थे। मैं रूमी के कमरे में गई ताकि इससे कुछ राजदाराना बातें कर सकूं। वो अपने कंगन को देखने में मसरूफ थी। रूमी, मेरी बच्ची, कल तुम अपने घर की हो जाओगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सबका बहुत ख्याल रखना। वो मेरी बातों को बड़ी गौर से सुन रही थी। फिर मैं कुछ देर बाद इसके कमरे से अपने कमरे में आ गई, तो किचन में से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। मैंने अपनी ही नाअहली की वजह से समझते हुए किचन का रुख किया ताकि इसे बंद कर सकूं, लेकिन जब मैं किचन में पहुंची तो कोई सिंक के पास खड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता बर्तन धोने में मसरूफ था। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन है वहां। मैंने एक दफा पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने स्विच से लाइट जलाने की कोशिश की। एकदम से लाइट चली गई। मैं आगे भर कर अंदाज से सिंक वाली तरफ गई तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब गौर से देखा तो वो मुनीब था। वो मेरे हाथ को खींचते हुए अपनी तरफ करने लगा। मुझे इस लम्हे कुछ और तो समझ नहीं आई। मैंने दूसरा हाथ घुमाते हुए इसके मुंह पे इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि इसकी आंखें फैल गईं। जब मैंने इसे दोबारा देखा तो वो रोमी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसके नहायत नुकीले दांत सिंक तक लंबे हो रहे थे।
और पूरा सिंक ही खून के कतरों से भर गया। मैंने रोमी की इस कदर खौफनाक शक्ल कभी भी नहीं देखी थी। इसके माथे पे ये जो 2 दांत निकल रहे थे, मेरी जान ही निकल गई। खौफ की आलम में बेहसो हरकत खड़ी अपने कांपते वजूद को लिए न जाने कितनी देर और खड़ी रही। एकदम से रोमी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरी सांसें तंग होने लगी। मैं चीखना चाहती थी लेकिन चीख नहीं सकी। फिर रोमी ने मुझे ऊपर की जानब उठा दिया। एकदम से इसने मुझे छोड़ दिया। मैं नीचे गिर गई। भागती हुई रऊफ को जगाने गई क्योंकि ये सब सारे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके थे। जब मैं कमरे में पहुंची तो रऊफ अभी तक जाग रहे थे। मेरी ये हालत देखी तो मेरी तरफ उछल कर आए। मुझे बार बार पूछने लगे कि क्या हुआ है। मेरे मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। वो मुझे पानी लाकर देने लगे लेकिन मैंने इनका हाथ पकड़ लिया कि मेरे पास ही बैठे रहें। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सुबह तक मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। रऊफ को जिंदगी में मैंने पहली दफ़ा इतना परेशान देखा था। मैं हैरान थी। फिर आज मेरी बेटी की शादी थी। रऊफ के कहने पे बड़ी सादगी से निकाह की रस्म का कहा गया। सारा काम तो होटल में ही हुआ लेकिन नहाए सादगी के साथ रोमी दुल्हन बनी बैठी बेहद प्यारी लग रही थी। अभी निकाह होना बाकी था कि मुनीब ने शादी करने से इनकार कर दिया। रऊफ का दिल चाहा कि ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत आ जाए। जब बाजी ने अपने बेटे की ये हरकत देखी तो इसे एक तरफ ले जाकर पूछने लगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला बल्कि खामोशी के साथ बैठा रहा। वो बज़द था। वो ये निकाह नहीं करेगा। शायद ही रऊफ की इससे ज्यादा कभी भी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती हुई हो। मेहमान सारे एक एक करके चले गए। मुनीब रो रो कर कहने लगा कि रोमी पर साया है। वो मुझे रात भर तंग करता है और साथ में ये कहता है कि रोमी सिर्फ इसकी है। इससे जो कोई भी शादी करेगा वो इसको एक रात में ही हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाएगा। अभी हम लोग सब घर के लोग ही घर में थे। बाजी मुनीब के पास गई और कहने लगी कि तुमने अपनी पहली 2 बीवियां भी ऐसे ही शक किए थे। आखिर तुम चाहते क्या हो? ऐसी नाखलफ औलाद से तो मैं बे औलाद ही अच्छी हूँ। बाजी रो रही थी लेकिन मुनीब बताने लगा कि रोमी पे साया है। इस कंगन की वजह से रऊफ की शुरू से ही आदत थी कि वो तहकीक कभी भी नहीं करते थे, बस अमल किया करते थे। वो आगे भरे। रोमी के हाथ से वो कंगन उतारने लगे लेकिन वो उतर नहीं रहा था। बहुत कोशिश की लेकिन बेसोध। रोमी चीख कर कहने लगी कि शादी इनकार मुनीब ने किया है, मैंने नहीं। मैं ये कंगन किसी भी सूरत में नहीं उतारूंगी। अब तो रऊफ को भी यकीन हो चला था कि दाल में कुछ काला है। इन्होंने जबरदस्ती कंगन उतारने की कोशिश की तो एकदम से वो दीवार के साथ जा लगे। रोमी की शक्ल बदल गई। वही, बिल्कुल वही, इस मेहंदी वाली रात वाली शक्ल बन गई। सबका खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। वो चीख चीख कर किसी का नाम लेने लगी थी लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। एकदम से हवा में खुशबू फैली और वो बिल्कुल ही उल्टी लटक गई। मेरी चीखें निकल गईं कि मेरी बच्ची अब जिंदा नहीं बचेगी। बाजी भी खौफजदा थी। रऊफ ने अपने किसी दोस्त को कॉल की कि कुछ देर के बाद वो हमारे घर में आ गए। किसी से कोई बात नहीं की बल्कि वो रोमी की और बाकी लोगों की हालत देखते हुए कुछ देर के लिए परेशान हुए। फिर कुछ तस्बीहात पढ़ने लगे। इन्होंने सबको बताया कि रोमी पे बहुत ही खतरनाक जिन का साया हो चुका है। वो इस पे आशिक हो चुका है और इसने अपने तसरुफ में रखने के लिए रोमी के हाथ में ये कंगन डाल दिया है। मेरा सबसे ज्यादा बुरा हाल था क्योंकि मैं जानती थी कि ये भूत प्रेत अगर एक दफा चिमट जाएं तो फिर मुश्किल से ही जान छोड़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ कहाँ से हुआ? मेरी बच्ची के साथ। रऊफ ने शायद जिंदगी में पहली दफा रोमी को अपनी बच्ची कहा था। जब ये लाहौर गई थी वहाँ यही इस पे इस जिनजात का इश्क हो गया था और इस कंगन का उतारना बेहद लाजम है वरना ये बच्ची की जान ले लेगा। इन्होंने सबको बाहर निकाल दिया और अमल शुरू कर दिया। बाहर तक रोमी की चीखें सुनाई देती रही। मेरे दिल को तो एक पल के लिए भी चैन नहीं था। एकदम से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं समझी कि शायद मेरी बच्ची को कुछ हो गया है, लेकिन वो जिन मेरी बच्ची के वजूद से एकदम से निकल गया था। वो कंगन एकदम से जमीन पे गिर गया और फिर हवा में मुअल्लक होता हुआ कहीं बहुत दूर चला गया। रात भर रोमी बेहोश रही।
सुबह तक ठीक हो गई। फिर लाख कोशिश के बाद मुनीब ने रोमी के साथ शादी से इनकार कर दिया। बहुत साल गुजरने के बाद भी, बाजी की लाख मिन्नतों के बाद भी रऊफ ने बाजी को माफ ना किया। आज मेरी दोनों बच्चियां अपने घरों में आबाद हैं। एक दिन रोमी, मारिया, फारिया मुझसे मिलने के लिए आई, क्योंकि रऊफ बाहर के मुल्क में किसी दौरे से गए हुए थे। मैं मारिया के बेटे को गोद में लिए बैठी थी कि अचानक रोमी की 2 साला बेटी पे मेरी नजर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि बिल्कुल वही जादुई कंगन रोमी के बेटी के बाजू में था।